नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश से कर रहा हूँ। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है। भीमराव अंबेडकर ने देश को चलाने के लिए एक संविधान दिया है और उस संविधान की बदौलत ही हम लोग जो कुछ बोल पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। आज उनकी जयंती पर हम अपने चैनल की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और उन्हें नमन करते हुए आशा जताते हैं कि सरकारें न सिर्फ उनके बनाई नीति एवं सिद्धांतों पर चलेंगी बल्कि आम जन को उनके हकों की पहरेदारी के लिए काम करती रहे। ये बात नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि सरकारें संविधान के अनुसार काम नहीं करें, लेकिन जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि अपनी सत्ता बनाए रखने को लेकर किस प्रकार वर्तमान सरकार राज्यपालों या नौकरशाही का किस प्रकार से दुरुपयोग कर रही है, आप सभी लोगों को जानकारी हो कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल एन रवि द्वारा रोके गए 10 वो विधेयक जो कि विधानसभा से पारित होकर कानून बन गए थे, उनको वर्षों से रोक रखा था। कई ऐसे विधेयक थे जिन पर कि वो कुंडली मारकर बैठे हुए थे। इसको लेकर तमिलनाडु सरकार कोर्ट में गई और कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं होता, उसे जो कैबिनेट की जो मंजूरी होती उसके आधार पर ही काम करना चाहिए। उन्होंने न सिर्फ तमिलनाडु के राज्यपाल को इस काम के लिए फटकार लगाई बल्कि गाइडलाइन भी बनाई कि राज्यपाल अपने पास उन विधेयकों को 1 महीने से ज़्यादा रोक नहीं सकते। यहाँ तक कि उन्होंने राष्ट्रपति तक की समय सीमा तय कर दी कि वह राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयकों को कम से कम 3 माह उस बारे में कोई न कोई सकारात्मक निर्णय ले। निश्चित तौर पर ये एक ऐसा फैसला था जो फैसला निश्चित तौर पर एक नज़ीर बना था और वो केवल तमिलनाडु तक शामिल नहीं रहा, जहाँ के माननीय न्यायालय ने रोके गए 10 विधेयकों को राज्यपाल और राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कानून बनाने की इजाज़त भी दे दी। कल केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथन का एक बयान आया जिन्होंने कि माननीय न्यायालय की एक तरह से आलोचना ही की। मीडिया से एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि न्यायालय कार्यपालिका के क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा है। निश्चित तौर पर संविधान के अंदर अलग अलग पिलर कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है और चौथा स्तंभ जैसे कि मीडिया जगत कहते हैं। हालांकि संविधान में उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन जगह जगह उसे एक निष्पक्ष पत्रकारिता का एक जो बात कही जाती है
तो पत्रकार लोग या मीडिया जगत खुद को चौथा खंभा मानता है। ये अलग बात है कि ये चौथा खंभा इस समय अपने मेन काम को छोड़कर चाटुकारिता में जुटा हुआ है। तो निश्चित तौर पर उन्होंने जब माननीय न्यायालय की एक तरह से आलोचना की तो निश्चित तौर पर मेरे मन में भी ये प्रश्न घुमड़ा कि क्या इन राज्यपाल महोदय पर अवमानना की कार्रवाई होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो निर्णय सिर्फ तमिलनाडु को लेकर था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ऑब्जर्वेशन इसमें पारित किया तो वो निश्चित तौर पर पूरे देश के राज्यपालों के लिए या माननीय महामहिम राष्ट्रपति के लिए भी एक नज़ीर बनने वाली है, जो कि जबरन विधानसभा तक से होने वाले प्रस्ताव को भी अपने फाइलों की शोभा बढ़ाते रहते हैं। और जब उनसे जानकारी की जाती है, जैसे कि एन रवि से की गई, तो बार बार उन्हें बताया गया कि ये बिल राष्ट्रपति के पास है और राष्ट्रपति कार्यालय से भी कोई जानकारी। चूँकि अब न्यायालय ने समय सीमा तय कर दी है तो उस समय सीमा के अंदर निश्चित तौर पर वो करना पड़ेगा उनको, और इस समय उन्हें इस बात की निर्णय भी उन्हें लेना ही पड़ेगा। देखना यह है जिस तरह से न्यायालय के निर्देश पर, न्यायालय के आदेश पर केरल के राज्यपाल ने जो अपनी प्रक्रिया व्यक्त की, क्या सर न्यायालय इस बारे में स्वतः कोई कार्रवाई करता है क्या। इसी प्रकार अब ये देखा गया कि पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन बिल की आड़ में जिस प्रकार उपद्रवियों ने वहाँ मुर्शिदाबाद में हिंसा का तांडव मचा रखा है, जिसमें कि 3 निरपराध लोगों की मौत भी हुई है। और यहाँ तक कि माननीय न्यायालय को वहाँ केंद्रीय बल के उतारने की अनुमति भी देनी पड़ी। ये दर्शाने को काफ़ी है कि केंद्रीय बल यहाँ काम करे, क्योंकि पुलिस उस घटना को रोकने में अक्षम साबित हुई। निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था राज्य का विषय होता है। उस राज्य को अपने यहाँ की कानून व्यवस्था के लिए पूरे प्रयास करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी, मैं इसलिए इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि जैसे वहाँ से घटना हुई, घंटों तक पुलिस वहाँ दिखाई नहीं दी। विभिन्न नंबरों पर कॉल जाती रही, लेकिन पुलिस आई नहीं। बाद में हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए वहाँ केंद्रीय बलों का आदेश दिया। निश्चित तौर पर ये पश्चिम बंगाल सरकार की विफलता मानी जाएगी कि उन्होंने अपने ज़रूरी काम को नहीं किया। अगर केंद्र सरकार अब इसकी आड़ लेकर किसी आगे दिशा में बढ़ता है, या सरल भाषा में मैं आपको समझा दूँ कि अगर पश्चिम बंगाल में जिस तरह की आम जनता भी मांग कर रही है कि यहाँ केंद्रीय बलों का स्थायी तौर पर डिप्लोमेट मिशन हो, अगर वो राष्ट्र प्रशासन की ओर बढ़ती है तो हमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ये मौका पश्चिम बंगाल सरकार की नाकामी ने दिया।
निश्चित तौर पर वैसे तो कानून व्यवस्था का मुद्दा राज्य सरकारों का है, लेकिन जब राज्य सरकार अपने कार्यों में फेल होता है तो निश्चित तौर पर केंद्र को ये अधिकार है कि वो इस बारे में उचित निर्णय ले। आगरा में मैंने देखा किस प्रकार राज्यसभा के सांसद रामजी लाल सुमन के बयान के आधार पर किस प्रकार से वहाँ उनके यहाँ उत्पात मचाया गया। मैं रामजी लाल सुमन की बयान की तस्दीक नहीं करता। आखिर उन्होंने इस तरह का बयान दिया है, ठीक है, गलती हो सकती है। निश्चित तौर पर रामजी लाल सुमन को इस संबंध में माफ़ी मांग लेना चाहिए, जिससे कि जो समाज में वैमनस्यता बढ़ रही है उस पर लगाम लगाई जा सके। कल मैंने सांसद का भी बयान देखा जिन्होंने कि समाज में बढ़ रहे तनाव को कम करने की बात की, लेकिन उसके बाद शासन का जो रवैया रहा, लाखों की भीड़ सांसद के घर के ऊपर हमले के बाद वहां जमा हुई, तलवारें लहराई गई। आखिर ये दर्शाता नहीं कि राज्य सरकार भी यहाँ उन उपद्रवियों के साथ खड़ी हुई। आपको लोकतांत्रिक ढंग से निश्चित तौर पर अपने पूर्वजों को मान सम्मान के प्रति विरोध करने का पूरा अधिकार, लेकिन ये फैसला लोकतांत्रिक ढंग से किया जाना चाहिए। आप प्रदर्शन कर सकते हैं, आप सांसद के खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आप उनके घर में पहुंचे, आपने वहां तोड़ फोड़ की और इसके बाद आप उन वीर शिरोमणि राणा सांगा की जयंती के नाम पर जो आगरा में उपद्रव कर रहे हैं, उससे तो मुझे निश्चित तौर पर न सिर्फ राजनीति की बू आती है, बल्कि राज्य सरकार की भी इस संबंध में आलोचना करना चाहिए कि राज्य सरकार भी अपना जो काम है, जो संविधान ने उसे शक्ति दी है, उसका इस्तेमाल नहीं कर। दिल्ली जहां मैं इस समय बैठा हूं, यहाँ के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति के विषय में भी एक वीडियो या कि ये छायाचित्र वायरल हो रहे, जिसमें कि वो बिना किसी अधिकार के अधिकारियों की बैठक लेते देखे। निश्चित तौर पर संविधान में जनप्रतिनिधियों को ही इस तरह की बैठक आयोजित करने की अधिकार दिए गए, लेकिन कहते हैं ना, सत्ता के मद में सभी अधिकार धूल धूसरित हो जाते हैं, संविधान को एक कूड़े में रख दिया जाता है। यहाँ फिर से ये सवाल है कि संविधान ने तो सभी जो उनके संवैधानिक पिलर हैं उनके लिए अलग अलग व्याख्या की है, लेकिन चेक एंड बैलेंस के लिए भी एक सांस छोड़ रखी है कि अगर ये फेल हों तो दूसरा पिलर उसे संभाल सके। अगर माननीय राज्यपाल ये चाहते हैं कि न्यायपालिका उनके अधिकारों में न घुसे, तो उन्हें खुद ही संविधान का पालन करना चाहिए और जो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो कि उन्हें संविधान से इतर किसी दल विशेष के पर जवाबदेह बनाता हो। जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल
एक संवैधानिक पद है, वो किसी दल के कार्यकर्ता नहीं हैं, तो निश्चित तौर पर अगर अन्य पिलर एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे हैं तो कार्यपालिका, विधायिका आदि को ये सोचना जरूर चाहिए कि आखिर ये स्थिति बनी क्यों। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। फिर एक बार संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आशा करते हैं कि सरकारों और सत्ताधीशों को सद्बुद्धि देंगे और वह वही काम करेंगे जो संविधान में निहित है। और संविधान ने जितनी उन्हें ताकत दी है वो ताकत अपनी सत्ता के लिए नहीं बल्कि आम जनता को लाभ दिलाने के लिए खर्च करेंगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी अन्य मुद्दे के साथ आपसे संपर्क करें।